डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रीजेंट्स की बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को जब हम इनऑर्गेनिक बेसिस से डिफरेंशिएट करते हैं, हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है दे कंट्रोल द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। मींस ये हमेशा काइनेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो बेसिस है इनऑर्गेनिक बेसिस है वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, रादर दे कंट्रोल द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन। समझाएंगे ये काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। देखिए, अगर आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है और इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है मोर देन वन प्रोडक्ट की, मोर देन वन प्रोडक्ट, प्लीज टेक केयर, बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे आपको। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट मेजर बनता है, बहुत स्टेबल होता है, और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। वो कम क्वांटिटी में बनता है माइनर, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा दैट्स कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है और इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहां पर देखिए टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड रेडिली। रेडिली मीन्स फास्टली बनता। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो जल्दी जल्दी बनता है, बहुत फास्टली बनता है, सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक प्रोडक्ट। That product is called काइनेटिक प्रोडक्ट। समझाएंगे, काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, आपने काइनेटिक्स पढ़ी होगी। अगर कोई प्रोडक्ट रिएक्शन में जल्दी बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम है काइनेटिक प्रोडक्ट। और ये काइनेटिक प्रोडक्ट जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने कहा जिस चीज में एनर्जी ज्यादा है वो उतना अनस्टेबल है, जिस चीज में एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी एंड लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल। Is this clear? So minimum energy means maximum stability, maximum energy means minimum stability. अगर इस काइनेटिक प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल होगा। It is characterized by more energy and hence is less stable. देखिए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक प्रोडक्ट बनता है वो जल्दी जल्दी बनता है, और ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट। बिकॉज काइनेटिक्स में, जब आप काइनेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में आपने पढ़ी होगी काइनेटिक्स, इसमें हम तीन डोमेन्स टच करते हैं। दैट इज काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डील्स विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन मींस change in concentration of reactants per unit time or change in concentration of products per unit time. कितना reactant consume हो रहा per unit time, that's called a rate of reaction. कितना product बनना per unit time, that's called a rate of reaction. Either in terms of the decrease in the concentration of reactants or increase in the concentration of products. आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में। तो देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट रेडिली बनता है that is called a kinetic product, और इस काइनेटिक प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए this is called less stable product. Is this clear? और अगर किसी रिएक्शन में काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। सो रिएक्शन इज said to be काइनेटिकली कंट्रोल्ड। हम समझाएंगे भी एग्जाम्पल के साथ काइनेटिकली कंट्रोल्ड, बहुत आसान चीज है। इज दिस क्लियर? मींस ऑप्शन ए होगा, अगर कोई प्रोडक्ट रेडिली बनता है, और रेडिली बनने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट, और ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है इट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। मींस काइनेटिक्स कंट्रोल दिस रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द काइनेटिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? और यहां पर देखिए, काइनेटिक्स मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, किस रेट से बनता है ये प्रोडक्ट। अब दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा हो अनदर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। अनदर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड लेस रेडिली। दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है ये बहुत आसान
मींस स्लोली बनता है, ये रेडिली नहीं बनता, फास्टली नहीं बनता, बहुत स्लोली बनता है। और अगर ये स्लोली बनता है, सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। समझाएंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और इस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेस एनर्जी एंड हेंस इज मोर स्टेबल। तो दूसरा ऑप्शन यह है कि दूसरा प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता है, स्लोली बनता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इसमें एनर्जी कम होती है, और अगर किसी चीज में एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज की। तो अगर इस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में एनर्जी कम है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हमारे पास ज्यादा काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा? तो क्वेश्चन होगा, सर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड मोर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस पे। आगे समझाएंगे जब हम रिएक्शन एनर्जी, जब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे वहां समझाएंगे। कौन ऑब्वियसली आपको दिखता है कि मोर स्टेबल बनना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे, आप किन कंडीशंस पे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इज दिस क्लियर? तो मींस हमारे पास दो ऑप्शंस है, आइदर हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन का नाम है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है जो कि लेस रेडिली बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, और इसमें एनर्जी कम होती है और स्टेबल ज्यादा होता है। और अगर रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है तो हम कहेंगे द रिएक्शन इज thermodynamically controlled. So here reaction is thermodynamically controlled. Is thermodynamically controlled. बहुत आसान सा चीज है। तो यहां पर हम रिएक्शन जो है इट्स कंट्रोल्ड थर्मोडायनेमिकली, तो यहां पर इट इज अ काइनेटिक कंट्रोल एंड दिस इज थर्मो। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और काइनेटिक कंट्रोल में हमेशा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। काइनेटिक कंट्रोल में प्रोडक्ट रेडिली बनता है, बहुत जल्दी जल्दी बनता है, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में प्रोडक्ट जो है ये धीरे धीरे बनता है, स्लोली बनता है। इज दिस क्लियर? अब हम देखेंगे कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और ये काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, समझाएंगे। देखिए इस चीज को हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे। हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लेंगे, हमारे पास एक एल्कीन है, डाइईन है, ये रिएक्ट करता है HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है, इट्स ब्यूटाडाइइन। 2 इन है, 1 इन 2 इन मींस ब्यूटाडाइइन है। हमने इसको ट्रीट किया HBr के साथ। तो फर्स्ट हमने देखा कि अगर रिएक्शन में मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल केम इनटू पिक्चर। हमारे पास थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता और काइनेटिक कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता। देखिए समझाएंगे, यहां पर इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां समझाएंगे। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर Br, और यहां पर CH2, और यहां पर एडिशनल H। इनको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाएंगे सो दैट आप डिफरेंशिएट करेंगे कि यहां पर जो 2 एक्स्ट्रा ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं। तो देखिए, तो मींस HBr जब हमने ऐड किया 1,3 ब्यूटाडाइइन पे, H चला गया पोजीशन 1 पे और Br चला गया पोजीशन 2 पे, इसको कहेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया, एडिशन रिएक्शन है। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। वाई 1,2 एडिशन प्रोडक्ट? बिकॉज जो हमारे पास अटैकिंग रीजन के 2 एटम्स हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे चले गए, एडजेसेंट पोजीशंस पे चले गए। अगर हमारे पास अटैकिंग रीजन के एटम्स 2 एडजेसेंट पोजीशन पे चले जाते हैं, इट्स कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। देखिए 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन चला गया और 2nd पोजीशन पे ब्रोमीन चला गया, तो इट इज कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? इट्स कॉल्ड 3-bromo-butene। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है, हमारे पास और एक
पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इसके बाद देखिए इट इज CH2। लेकिन यहां देखिए हाइड्रोजन यहां आता है और ब्रोमीन यहां पर आता है। देखिए जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, हमारे पोजीशन 1 पे ब्रोमीन चला गया, पोजीशन 4 पे हाइड्रोजन चला गया। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो यहां पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया और यहां पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन। तो मैंने कहा अगर रिएक्शन में मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक कंट्रोल and concept of thermodynamic control came into being. It comes into being when we have more than one product. देखिए 1,2 एडिशन हो गया और यहां पर 1,4 एडिशन हो गया। अब हमें देखना होगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन है। क्यों एक प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, क्यों दूसरा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। इस चीज को समझने के लिए पहले हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्लियर करेंगे। देखिए now let's take the mechanism of this reaction. देखिए now let's take the mechanism of this reaction. देखिए हमारे पास जो अटैकिंग रीजेंट है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है ये डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। आगे समझाएंगे इन डिटेल जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को समझाएंगे। मुझे इसलिए ये पढ़ाना पड़ा बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में जब हम न्यूक्लियोफाइल्स को बेस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल। इसलिए इस चीज को समझने के लिए पहले थोड़ा आपकी बेस बनाएंगे। तो देखिए जब हमारे पास ये ब्यूटाडाइन है जिसको आप कहेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इट्स कॉल्ड 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए जब इस पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या पाई बॉन्ड डोनर। तो न्यूक्लियोफाइल सिग्मा बॉन्ड डोनर भी होते हैं, समझाएंगे आगे क्लासिफिकेशन में। तो देखिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कार्बोकैटाइन जनरेट होता है, दूसरा कार्बोकैटाइन जनरेट, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद देखिए ये पाई बॉन्ड, देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो, ये इस पर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करने के बाद देखिए इसने दिस कार्बन हैज लॉस्ट दिस पाई बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहां था, तो यू आर गेटिंग दिस कार्बोकैटाइन देन CH3। अब इस पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके साथ प्रोटॉन अटैच हो जाएगा, तो प्रोटॉन अटैच हो जाएगा CH2 के साथ। तो लेकिन ऐसा करने से देखिए पाई बॉन्ड का वन साइडेड क्लीवेज हुआ, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करता है प्रोटॉन हमारा। तो यहां पर देखिए ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच होता है और यहां पर देखिए कार्बोकैटाइन बनता है। जब हम कंजुगेशन के टाइप्स पढ़ेंगे हमारे पास ये कंजुगेशन होती है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। मैं समझाऊंगा कंजुगेशन में इन डिटेल। तो देखिए यहां पर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जब कंडीशन होगी पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन विल टेक प्लेस। जब कंडीशन होगी पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन विल टेक प्लेस। जब कंडीशन होगी पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन विल टेक प्लेस। जब पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन होगी और पाई सिग्मा पाई तब पे कंजुगेशन होगी। हम पढ़ेंगे आगे कंजुगेशन के टाइप्स। कंजुगेशन के टाइप्स में कंजुगेशन कैसे आप पहचानेंगे कि इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो, ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं। अगर पाई बीच में सिग्मा और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा तो कंजुगेशन विल टेक प्लेस। अगर पाई सिग्मा और लोन पेयर कंजुगेशन विल टेक प्लेस। अगर पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज होगा कंजुगेशन विल टेक प्लेस। अगर पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन विल टेक प्लेस। और अगर पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है तो कंजुगेशन विल टेक प्लेस। इन 5 कंडीशंस में देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो मींस कंजुगेशन विल, इट्स अ कंजुगेटेड सिस्टम
और कंजुगेटेड सिस्टम के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके मोर देन वन स्ट्रक्चर्स होते हैं और अल्टीमेटली हम फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। मैं समझाऊंगा आगे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करेंगे, जीओसी में क्लियर करेंगे ये चीजें। तो देखिए इसका जो देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। प्लीज टेक केयर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा ऐसे, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ this very resonating structure that is CH2, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और यहां देखिए CH3। अब देखिए अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट हुआ, इसके बाद ये वापस आ जाएगा तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। सो मींस दिस मॉलिक्यूल this intermediate will be resonating between these two structures. This is the first resonating structure and this is second resonating structure. They are in dynamic equilibrium. ये हमेशा dynamic equilibrium में रहते हैं। This gets converted into this gets converted into this. लेकिन अब देखा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर जब हम रेजोनेंस ड्रा करते हैं हम समझाएंगे। देखिए अगर आप इस कार्बोकैटाइन की बात करेंगे और इस कार्बोकैटाइन की बात करेंगे, ये कार्बोकैटाइन जो है यहां से मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मींस ये कार्बोकैटाइन यहां से भी कार्बन के साथ जुड़ा है, यहां से भी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो मींस अगर कोई गरीब है, गरीब को कोई दे रहा, सपोज कोई गरीब है, फाइनेंशियली वीक है, जब हम उसको पैसे देंगे उसमें स्टेबिलिटी आती है। इन द सेम वे ये हमारा कार्बन गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप होगा, एडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां से भी कार्बन देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो एज अ रिजल्ट ये सेकेंडरी कार्बन है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद टू कार्बन्स। जितने ज्यादा कार्बन्स अटैच होंगे कार्बोकैटाइन के साथ उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आगे हम समझाएंगे इन डिटेल। तो मींस ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये देखिए प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मींस जब आप इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। जब आप इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ये लेस स्टेबल होगा। ऐसा समझाएंगे, लेमैन्स लैंग्वेज में ऐसा समझाएंगे। सर अगर टोटल 50 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सपोज टोटल 50 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 50 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ये 40 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये सिर्फ 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो मींस मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस कार्बोकैटाइन will be acting in this resonating form, in this resonating structure. Means most of the times में ये प्रेफर करेगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मींस हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये कार्बन सेकंड पे होगा और रेयर केसेस में ये कार्बन फर्स्ट पे होगा। तो मींस ज्यादा अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड में सिर्फ उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो ज्यादा स्टेबल है। अब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, मैंने कहा अगर कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका यह है, हम मॉलिक्यूल को पहले इसका सिंगलटन स्ट्रक्चर लिखते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। पहले देखिए हम ऐसे लिखेंगे मॉलिक्यूल को CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, बस ऐसा लिखना है। इसके बाद देखना होगा कहां कहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आता है और पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे भी आता है। तो हम लिखेंगे सर डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव। हम कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे बिकॉज ये हमेशा ये मॉलिक्यूल जो है ये फ्लक्चुएट करता है बिटवीन दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है सेकंड में, सेकंड कन्वर्ट होता है फर्स्ट में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो देखिए यहां पर हमने स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखा, इसके बाद हमने देखा किस किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको हम डेल्टा पॉजिटिव से लिखेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद देखेंगे हमारा ये पाई बॉन्ड जो है ये किन किन पोजीशंस के बीच में डीलोकलाइज करता है। ये कभी यहां होता है और कभी बीच में आता है। तो हम देखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नहीं पार्शियल डबल बॉन्ड,
इट्स नॉट ए कंप्लीट डबल बॉन्ड बिकॉज ये फ्लक्चुएट करता है। तो यहां पर लिखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, और कभी इस पोजीशन पे आता है तो यहां पर भी लिखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। इट्स नॉट ए कंप्लीट डबल बॉन्ड, इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये ब्रेक होता है बनता है, ब्रेक होता है बनता है। तो देखिए फ्लक्चुएट करता है बिटवीन दीस टू पोजीशंस। जैसे चार्ज ने फ्लक्चुएट किया तो हमने डेल्टा पॉजिटिव लिखा, जैसे डबल बॉन्ड ने फ्लक्चुएट किया हमने पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड लिखा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड किसका? 1,3-ब्यूटाडाइन का रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए इस कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। इज दिस क्लियर? तो देखिए अब आप खुद बताएंगे सर आपने कहा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा? उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो मींस अगर आप इस पे देखेंगे इस रेजोनेंस हाइब्रिड पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा as compared to this, because the secondary carbocation it's primary carbocation, तो secondary ज्यादा बनेगा as compared to primary। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज कोशिश करता है इस पोजीशन पे as compared to this position। that is why हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस पोजीशन पे मैक्सिमम टाइम रहेगा as compared to this first carbon। तो means positive charge will prefer this position instead of this position because here positive charge is stable, here positive charge is less stable। is this clear? इतना क्लियर है? अब देखिए हमने यहां तक क्लियर किया है। अब देखिए इस पे जो है इस पे अब अटैक हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये Br नेगेटिव जो है ये इस पे भी अटैक करेगा, ये इस पे भी अटैक करेगा। अगर इस पे अटैक कर दिया तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहां अटैक कर दिया तो देखिए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। देखिए अब ब्रोमीन नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो इस पे भी एक्ट कर सकता है, वो इस पे भी एक्ट कर सकता है। लेकिन मैंने अभी कहा ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस पे अटैक करने की है? सर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट पे अटैक करने की है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट में जो कार्बोकेटाइन है बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है, इसलिए यही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये लेस डोमिनेंट होगा। इसलिए जब ब्रोमीन अटैक करता है ये प्रोबेबिलिटी है कि ये किस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, यहां पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये इसको हिट करेगा बिकॉज ये ज्यादा डोमिनेंट है और ये कम डोमिनेंट है, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है ये लेस स्टेबल है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है अटैक करने की वो यहां पर अटैक करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज यहां देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे ज्यादा है, यहां पॉजिटिव चार्ज कम है। यहां देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी स्टेबल, दिस पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल। इसलिए ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज्ड है, हमेशा कोशिश करता है नेगेटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल यूजुअली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द चार्ज्ड वंस, देन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इसलिए अगर ये ब्रोमीन नेगेटिव है इसको कुछ नहीं दिखता, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में देखिए पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन देखिए इस कार्बन पे ज्यादा है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, ये जल्दी इस पर अटैक करता है, मींस ये रेडिली इस पर अटैक करता। अगर इसने इस पर रेडिली अटैक कर दिया तो काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अभी समझाएंगे, लेकिन अगर इसने यहां अटैक कर दिया ये इतना स्टेबल नहीं है तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अभी समझाएंगे, लेकिन पहले इतना देखिए, अब इतना क्लियर है। देखिए अब देखिए अगर यहां पर Br नेगेटिव अटैक करता है तो Br नेगेटिव यहां पर रेडिली अटैक करेगा बिकॉज इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा मिलता है इसको? ये उस कार्बोकेटाइन पे मिलता है जो ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी यहां पर अटैक करता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद CH और यहां पर देखिए CH3 है और इसके साथ अटैच करता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन विल गेट अटैच्ड हियर, सो इट विल अटैक दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन पहले ही यहां पर चला गया था, सो इट इज कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या ये जल्दी बनेगा? हां जल्दी बनेगा। क्यों जल्दी बनेगा? ब्रोमीन को जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज चाहिए उतना जल्दी रेडिली अटैक करेगा। यहां पर देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम टाइम रहेगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ब्रोमीन को जल्दी यही दिखता है, ये इस पर अटैक करता है, फास्टली रेडिली अटैक करता है। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, इसको कहेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट। और ये काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बनता है। इट डिटरमाइंस द काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन, मींस हियर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट तो मींस दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ब्रोमीन ने यहां पर अटैक कर दिया और अगर ब्रोमीन ने यहां पर अटैक कर दिया तो देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहां पर देखिए हमारे पास ब्रोमीन यहां पर अटैच करता है
तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये यहां पर हाइड्रोजन यहां चला गया, ब्रोमीन यहां चला गया, इसको कहेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट जो है इसको काइनेटिक प्रोडक्ट कहेंगे, और ये 1,4 प्रोडक्ट जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। आप कहेंगे ये स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है? ये काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता है, रेडिली बनता है, तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। ये बहुत लेस रेडिली बनता है, धीरे धीरे बनता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। ये लेस स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये मोर स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। देखिए समझाएंगे ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये क्यों कम स्टेबल है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्यों है। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक इट। अब देखिए, तो एक हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट है और दूसरा हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। काइनेटिक प्रोडक्ट इज more energetic, less stable. Thermodynamic product is less energetic, more stable. तो हमारे पास जो काइनेटिक प्रोडक्ट है, देखिए, तो काइनेटिक प्रोडक्ट इज लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर देखिए CH3, और यहां पर देखिए CH3 को हम ऐसे लिखेंगे CH2, और देखिए हमारे पास जो अटैकिंग रीजन के दो एटम्स है, एक तो यहां चला गया और दूसरा यहां चला गया। इट इज कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और अगर ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। समझाएंगे अभी क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट है। इस काइनेटिक प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। लेकिन यहां पर देखिए ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर देखिए इट इज CH2 और यहां H है। यहां हमारे अटैकिंग रीजन का हाइड्रोजन यहां पर अटैच करता है और यहां पर ब्रोमीन अटैच करता है। तो ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। अगर ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है तो कौन सा प्रोडक्ट है ये? इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और अगर ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सर ये क्या चीज है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। रेडिली फास्टली ये बनता है, मैंने समझाया लॉजिक, और लेस रेडिली ये बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है, ये बहुत तेज बनता है। तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। इट डिटरमाइंस द काइनेटिक्स ऑफ, काइनेटिक्स मींस रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच डील्स दैट ब्रांच ऑफ physical chemistry which deals with the rate of reaction, factors affecting rate of reaction and the mechanism of the reaction. Kinetics में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये काइनेटिक प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, समझाएंगे। देखिए, जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, जब आप हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशन देखिए जिसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको आप एक्सेसिव कंजुगेशन भी कहते हैं। एक्सेसिव कंजुगेशन आगे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर करूंगा एक्सेसिव कंजुगेशन, लेकिन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा या क्लास 11 में बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। यहां थोड़ा मैं रिकैप करता हूं, लेकिन जब हम जियो से उठाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां इन डिटेल पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे या एक्सेसिव कंजुगेशन कहेंगे, या इसका बेहतरीन नाम है दैट्स कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन। यहां सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। ये और एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन बन गई। मैंने जब अभी कंजुगेशन कहा मैंने सिग्मा नहीं दिखाया वहां पर। तो यहां सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। कभी सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन पेयर, सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विद positively charged carbon, sigma bond in conjugation with odd electron. They are all the special case of hyperconjugation. तो hyperconjugation देखिए, hyperconjugation में तीन केसेस है, तीन केसेस होते हैं hyperconjugation में। मींस सिग्मा पाई hyperconjugation means sigma bond is in conjugation with pi bond. सिग्मा और यहां पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ कंजुगेशन हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, और या सिग्मा इज इन कंजुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, ये sp2 है, sp2 है, sp2 है। तो मींस हाइपर कंजुगेशन कब पॉसिबल है? जब सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन में होगा पाई बॉन्ड के साथ। तो देखिए ये हम बताएंगे, हम सिर्फ ये केस यहां डील करेंगे बिकॉज हमारे पास सिर्फ ये यहां पर यही केस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इफ यू हैव एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन हो सकता है? ये एल्कीन भी हो सकता है, ये कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है। लेकिन हम यहां फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एल्कीन की बात करेंगे। हमारे पास एल्कीन बनता है यहां पर। तो देखिए, अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, इफ इट इज अटैच्ड विद कार्बन विच इज sp3, बहुत आसान, हम समझाएंगे हाइपर कंजुगेशन में इन डिटेल। अगर आपके पास एक कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, एल्कीन टाइप कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर ये डायरेक्टली बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, इट शुड हैव वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद इट, जिनको आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, जिनका नाम है अल्फा हाइड्रोजन्स। समझाएंगे अभी। देखिए हाइपर कंजुगेशन कहां होती है, मैं सिर्फ एक केस समझाऊंगा, फिर इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन में तीनों केस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है, अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 किन में हो सकता है? सर sp2 एल्कीन्स में हो सकता है, sp2 कार्बोकेटाइन्स में हो सकता है, लेकिन यहां sp2 फ्री रेडिकल्स में हो सकता है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एल्कीन का अटैच है डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तब हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगी, एक्सेसिव कंजुगेशन होगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस होगी, या सिग्मा पाई कंजुगेशन होगी। देखिए ऐसे समझाएंगे। देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा, प्लीज टेक केयर। देखिए यहां पर समझाएंगे। अगर आपके पास CH3 है और ये हमारे पास अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत आसान है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। हमारे पास ये एल्कीन है, देखिए इस एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये डायरेक्टली हमारे sp3 कार्बन के साथ अटैच है, जिसका नाम है अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच है, दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। यहां ये हाइड्रोजन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, होना चाहिए एक या एक से ज्यादा। अगर कोई नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां अल्फा कार्बन देखिए, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स कॉल्ड अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच है, दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखिए यहां पर sp2 ये अटैच है sp3 के साथ, 3 हाइड्रोजन है जिनको आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और देखिए यहां पर सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी। ये सिग्मा बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन दिखाएगा, जिसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे, बेकर-नाथन इफेक्ट कहेंगे, या जिसका एक्सेसिव कंजुगेशन भी नाम है, जिसका सिग्मा पाई कंजुगेशन भी नाम है। सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन भी होती है, सिग्मा नेगेटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन भी होती है। तो देखिए अब यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगी, मींस जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, वो हम समझाएंगे आगे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहेंगे। तो मींस देखिए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स मींस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो होती है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस 1। तो देखिए इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहां से कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, सिर्फ एक साइड से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सर इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स विल बी 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और अपने रेजोनेंस पे पढ़ा, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। Is this clear? In the same way, more the number of hyperconjugation structures, more will be the stability of the compound. तो देखिए hyperconjugation structures means number of alpha hydrogens plus 1. सर ये alpha hydrogen क्या है? Alpha hydrogen जो है, alpha hydrogen means those hydrogens which are attached with sp3 hybridized carbon. अगर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तब नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगी, तब हाइपरकंजुगेशन नहीं होगी, तब एक्सेसिव कंजुगेशन नहीं होगी। Is this clear? अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे, प्लीज टेक केयर।
नाउ लेट्स यूज दिस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हियर। हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। देखिए हम आगे इन डिटेल आपको समझाएंगे हाइपर कंजुगेशन। यहां देखिए, प्लीज टेक केयर। यहां देखिए आपके पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। प्लीज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये सिर्फ हमारी, ये देखिए जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी। तो ये कार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखिए तो यहां पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर अगर sp2 अटैच होगा sp3 के साथ तो हाइपर कंजुगेशन होगी, लेकिन हाइपर कंजुगेशन सिर्फ हाइड्रोजन दिखाएगा जो अटैच होगा sp3 के साथ। सर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर बताइए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने होंगे। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है सर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। सर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक है, सो इट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां देखिए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये sp3 है, ये भी sp3 है। दोनों साइड से एक्सेसिव कंजुगेशन आ रही है, दोनों साइड से हाइपर कंजुगेशन आ रहा है। देखिए ये sp3 है, ये कार्बन sp3 है, और ये कार्बन जो है सर इट इज sp है, ये कार्बन sp3 है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 5। सो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स सर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। सर अल्फा हाइड्रोजन यहां से 3, यहां से 2, तो हो गए 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो मीन्स मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स more will be the stability of the compound। यहां देखिए सिर्फ एक हाइड्रोजन था, यहां से नहीं है, यहां से ये sp2 है, तो ये sp3 के साथ अटैच है, फर्स्ट कंडीशन। यहां देखिए ये sp2 है, ये भी sp2 है, यहां से भी sp3, यहां से भी sp3, लेकिन इसके साथ 3, इसके साथ 2 मींस 5। तो टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। सर यहां पर 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और यहां पर सिर्फ कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी स्टेबिलिटी। सो दिस प्रोडक्ट विल बी very stable, and the stable product is known as thermodynamic product, and the reaction is governed by thermodynamic control। तो यहां पर thermodynamic product बनता है, बहुत stable product बनता है, और यहां पर kinetic product बनता है जो less stable होगा, लेकिन जल्दी जल्दी यही product बनता है। मैंने समझाया क्यों जल्दी बनता है, और ये बहुत धीरे धीरे बनता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज एनर्जी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है बिकॉज एनर्जी ज्यादा है। इज दिस क्लियर? इस चीज को फर्दर हम कैसे समझाएंगे? थ्रू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नाउ लेट्स टेक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हमें समझना होगा कि क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बनता है और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे क्यों बनता है। व्हाई काइनेटिक प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, व्हाई थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। इज दिस क्लियर? तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखिए इस चीज को हम क्लियर करेंगे, इस चीज को हम क्लियर करेंगे थ्रू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए अब हमें देखना होगा क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट जो है ये जल्दी बनता है और व्हाई इट इज लेस स्टेबल, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है वो क्यों धीरे धीरे बनता है और वो क्यों ज्यादा स्टेबल है। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है किसका, हम इसको समझेंगे थ्रू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम यहां से एक कोऑर्डिनेट से एनर्जी लेते हैं, और यहां देखिए यहां पर हम लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, इट इज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सर क्या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या चीज है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में हम किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की वीकनेस को स्टडी करते हैं या किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की मेकिंग को स्टडी करते हैं, कितना ये जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहा बॉन्ड या कितनी जल्दी न्यू बॉन्ड बनता है। इस चीज को स्टडी करने के इसी को कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम यही देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है और कौन सा बॉन्ड जल्दी बनता है, यही हम स्टडी करते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस में या रिएक्शन कोऑर्डिनेट में। देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज ब्यूटाडाइन CH2
डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप कहेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। इस पे हमने HBr का अटैक कर दिया। जब HBr ने इस पे अटैक कर दिया ब्यूटा 1,3-डाइन पे, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। देखिए एक प्रोडक्ट बनता है दिस प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां देखिए जिसको आपने कहा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, यहां पर H आता है और यहां पर Br आता है, इसको कहेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और ये काइनेटिक प्रोडक्ट होता है बिकॉज इस प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बनता है, दैट इज कॉल्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां देखिए इट इज CH2, और यहां देखिए हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करता है, और यहां देखिए इसके साथ ब्रोमीन अटैच करता है, जो CH2, और इसके साथ ब्रोमीन अटैच करता है। हमारे HBr के दो एटम्स, यहां पर ब्रोमीन चला गया और यहां पर हाइड्रोजन चला गया, तो इसका नाम है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। सर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है इसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहेंगे। ये मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल क्यों होता है? देखिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखिए, काइनेटिक प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जिस चीज की एनर्जी ज्यादा हो वो अनस्टेबल होता है, जिस चीज की एनर्जी कम है वो स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है 1,4 प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, लेस स्टेबल है। लेकिन देखिए आपने देखा होगा जब भी रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे, तो देखिए जब भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स हमारा सबस्ट्रेट जब अटैकिंग रीजेंट के साथ ऐड होता है, जब अटैकिंग रीजेंट अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट पे, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, वो जल्दी जल्दी डिसोसिएट होता है या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो प्रोडक्ट बनता है। तो मींस पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, मींस पहले सबस्ट्रेट्स की एनर्जी जो होती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो देखिए यहां पर अगर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और यहां पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसको आप कहेंगे EA, सपोज ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है AC1 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होती है दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मींस पहले रिएक्टेंट्स को हमें, सपोज ये रिएक्टेंट है, इसको एनर्जी देनी होगी ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने। हमने एनर्जी दी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कितनी एनर्जी देनी होगी ताकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, लेट वी विल रिप्रेजेंट इट बाय EA। और दूसरे देखिए, दूसरा प्रोडक्ट जब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इस स्टेज पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से यहां तक, लेट इट बी EA प्राइम। तो मींस EA प्राइम जो होगी मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। लेकिन जो काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है उसके लिए हमें बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब देखिए यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर यहां काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। मींस ये देखिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मींस इसको कहेंगे AC2 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक प्रोडक्ट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सेकंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। अब आपके पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद बताएंगे, बताइए एट लो T। इसलिए मैंने कहा था एट लो T, जिसको आप मॉडरेट कंडीशंस कहेंगे। मैंने कहा काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे। अगर आपने रिएक्शन परफॉर्म की एट लो टेम्परेचर मींस एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन के लिए बहुत आसान होगा, ये जल्दी जल्दी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाएगा और काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। तो मींस एट लो T काइनेटिक प्रोडक्ट डोमिनेट्स। बहुत आसान है बिकॉज इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये जल्दी जल्दी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाएगा बिकॉज इसके लिए बनने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, लेकिन तो जल्दी जल्दी काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। तो मींस अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे एट लोअर टेम्परेचर तो मींस विच प्रोडक्ट विल डोमिनेट, काइनेटिक प्रोडक्ट विल डोमिनेट। लेकिन जब आप यही रिएक्शन करेंगे एट हाई T
हाई टेम्परेचर के लिए तो हमेशा कोशिश करता है एक सबस्टेंस की मेरे पास एनर्जी कम रहे, मैं स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊं। तो अगर एनर्जी अवेलेबल है तो इसके लिए ऑप्शन होगा, ये कोशिश करेगा कि मेरे पास स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। तो मींस दैट हाई टी थर्मो डायनामिक प्रोडक्ट डोमिनेट्स। बहुत आसान सा चीज है सर, क्या? तो मींस लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, ये जल्दी जल्दी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाता है और काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे हमेशा काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा, और हायर टेम्परेचर पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इसलिए हायर टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन होगा और लोअर टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होगा। लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट और हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल है तो इसके लिए ऑप्शन है, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और अल्टीमेटली हमारे पास लोअर एनर्जी बट मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। इज दिस क्लियर? ये चीजें इसलिए हमने पढ़ी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल, बिकॉज जब हम रीजेंट्स की बात करेंगे, जब हम न्यूक्लियोफाइल्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स को बेसिस के साथ डिफरेंशिएट करना होगा। न्यूक्लियोफाइल्स आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और जो हमारे पास बेसिस है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए इस चीज को हमने पहले समझा। इसके बाद जब हम अटैकिंग रीजन्स पे आ जाएंगे, रीजन्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, हम इन डिटेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, क्लासेस, इनके बहुत सारे क्लासेस, और उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।